Hello dear students, we are your physics subject faculties and we welcome you in Alan Digital IHL. IHL का मतलब होता है इंटरेक्टिव एंड हैप्पी लर्निंग। यस सर, और एलन की ताकत एलन का एकेडमिक है। और अब हम इस बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर यहां हम एलन की दोनों फैकल्टीज आपस में इंटरेक्ट करते हुए आपको टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे ताकि आपकी लर्निंग बहुत ही हैप्पी मैनर में रहे। तो सर लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? न्यूक्लियर फिजिक्स। यस तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, क्या होती है न्यूक्लियर फिजिक्स? यस सर, तो देखो बच्चों, मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक आइडिया देता हूं। सिंपली टर्म में यदि डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स की वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस की उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। इसका मतलब यह है इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, बिल्कुल सर। उसके बारे में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या व्यू दिया, उसकी प्रॉपर्टीज लाइक उसकी साइज क्या है, उसकी रेडियस क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस न्यूक्लियर की एप्लीकेशंस क्या क्या है, लाइक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर। इन सबको इस चैप्टर में हम फर्दर पढ़ने वाले। यस ओके सर, तो लेट मी स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले एटम के बारे में। एटम क्या होता है? ओके सर, तो स्टार्ट करें। एटम, तो एटम सबसे पहले एटम के लिए थ्योरी दी थी डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स है, कोई सा भी एलिमेंट्स है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं और उस स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम। दिस इज एटम। ये एक एटम की बात की जा रही है। किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, दिस इज एटम। एटम की अगर हम बात करें तो एटम को ना तो डिवाइड किया जाता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता। और नहीं तो सबसे छोटा पार्टिकल, बिल्कुल सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम को अब और नहीं तोड़ा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एटम जो किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए होंगे तो उसके सारे के सारे एटम जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे साइज में, मास में और प्रॉपर्टीज में। जैसे अगर हम बात करें किसी एलिमेंट को लेके आयरन की बात करें तो आयरन के जितने भी एटम हैं वो सब सेम साइज, सेम मास और सेम प्रॉपर्टी के होंगे। ऐसे ही अगर गोल्ड या कॉपर के लिए बात करें तो वहां भी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होगी। राइट सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एटम जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम के लिए या डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सबकी साइज और प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट एलिमेंट है तो एटम डिफरेंट है, एटम डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग डिफरेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन करें डाल्टन थ्योरी को, तो डाल्टन ने कहा कि किसी भी एलिमेंट में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना जिसको एटम कहा गया। एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते हो, ये बोला है। अगर कोई सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सबकी साइज, प्रॉपर्टीज सारी आइडेंटिकल होंगी। पर अगर डिफरेंट एटम है तो उसके लिए इससे पहले वाले से डिफरेंट होगा। राइट सर। बिल्कुल। दो एटम्स की दो अलग अलग आइडेंटिकल, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स के लिए, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम सिमिलर नहीं हो सकते। यस सर, यस सर, यस सर। दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम सिमिलर नहीं हो सकते। ये थी डाल्टन थ्योरी। अच्छा सर, इसके बाद भी कोई थ्योरी आई? यस सर, इसके बाद डाल्टन थ्योरी के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम्स के बारे में बताया, वो थे जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? जे थॉमसन ने सब प्लम पुडिंग मॉडल दिया था सर। प्लम पुडिंग मॉडल आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस सर, बच्चे ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो क्यों ना हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि आप केमिस्ट्री में क्या जानते हैं, क्योंकि फिजिक्स में उस पोर्शन को लेना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसको बस ब्रीफली रिवाइज करेंगे। जे थॉमसन ने क्या कहा? तो जे थॉमसन ने ये बोला कि सर जो एटम होता है ना, एटम के अंदर दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। तो जे थॉमसन ने बोला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पूरे वॉल्यूम में। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड छोटे 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 जगह पे बिखरा हुआ रहता है, लाइक वाटरमेलन। और वाटरमेलन के अंदर सीड्स, तो जैसे सर तरबूज है या वाटरमेलन है तो उसका जो रेड रेड वाला पार्ट है उसको तुम क्या मान सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और उसके जो सीड्स दिखते हैं ब्लैक 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 ब्लैक, नेगेटिव चार्ज। और उसने एक बात और बताई थी, एटम्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये बताया था जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ने इस मॉडल को नाम दिया था
प्लम पुडिंग मॉडल। कैसा प्लम पुडिंग मतलब पुडिंग वो जो पुडिंग होती है उसमें एक पूरी यूनिफॉर्मली और बीच बीच में उसमें जो प्लम्स लगे होते हैं। राइट सर, अच्छा ये मॉडल था। यस सर। ओके सर। इसके बाद सर और भी नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे। उन साइंटिस्ट ने ये बताया कि जे थॉमसन ने जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो रियलिटी में वैसा नहीं था। बिल्कुल, मतलब जे थॉमसन का कंसेप्ट फेल हो गया था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने फेल कर दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, वो थे रदरफोर्ड, जो जे थॉमसन के स्टूडेंट रहे। तो चलिए सर अब उसको डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किससे थ्रू करवाया था? गोल्ड फॉइल के थ्रू। यस सर। ये स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री में काफी डिटेल में बहुत डिटेल में केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाता है। तो फिजिक्स में हम इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। तो ब्रीफ ओवरव्यू क्या कह रहे हैं हम कि रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कराने के लिए एक रेडिएशन सोर्स लिया, रेडियम। वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करा रहा था, जो हम इसको आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। राइट, तो अल्फा पार्टिकल की एक बीम ली, उसको गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करवाया और इन जो यहां से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होके जा रहे थे उनको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक फ्लोरेसेंट की स्क्रीन ले ली। ठीक है सर। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो यहां पर गोल्ड फॉइल कंसीडर की गई वो काफी थिन थी, जिसकी डायमीटर अबाउट द 400 एटॉमिक डायमीटर थिकनेस उसकी थी, बहुत कम थी। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो ऑब्टेन किया गया था वो कौन सी स्क्रीन पे किया गया था? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। अभी तक तो आपको ये याद रखना है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन उनको मिले थे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 की बात करें तो देखो, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन जो उनको मिला रदरफोर्ड की गाइडेंस में, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो दो साइंटिस्ट ने किया था, गाइडेंस में किया था, वो था गाइगर और मास्टर ने। तो बेसिकली जो सेटअप था वो पूरा गाइगर और मास्टर ने परफॉर्म किया था, लेकिन रदरफोर्ड की गाइडेंस में किया गया था। तो उन्होंने क्या क्या जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था बच्चों, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट विदाउट डेविएशन। इसका मतलब यह है कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो सोर्स से आ रहे थे वो बिना किसी डेविएशन के सीधे ही चले गए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट था, बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डेविएशन के सीधे ही पास हो गए। बिल्कुल सर, मतलब रास्ते में कुछ नहीं मिला उनको। बिल्कुल, इसका मतलब सर मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल सीधे ही चले गए। तो एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी होना चाहिए। तो आपका सेकंड कंक्लूजन क्या आता है? मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, कहीं स्कैटर्ड नहीं हो। इसका मतलब एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी होना चाहिए, होलो है, बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया गया 1 in 8000 had a deviation of more than 90 degree। मतलब 8000 में वन मतलब एक अल्फा पार्टिकल केवल ऐसा था जिसका डेविएशन मोर देन 90 डिग्री होगा, मोर देन 90 डिग्री। अगर इसको वापस हम उस एक्सपेरिमेंट में देखें सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, तो ये अगर 8000 अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए तो उनमें से एक 90 डिग्री या उससे ज्यादा डेविएट होकर आया होगा, स्कैटर्ड होकर आया। बिल्कुल, इसका मतलब यही है ना, बहुत ही कम, मतलब 8000 में नेग्लिजिबल अमाउंट। एक ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखेगा। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? लास्ट ऑब्जर्वेशन एक और उन्होंने देखा 1 in 20,000 even deviated by more than 150 डिग्री। मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 150 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट हुआ है। मतलब वो रिट्रेस कर रहा था ऑलमोस्ट अपने पाथ को, ये कहा जा सकता है ना, रिट्रेस का। ओके, अब सर इस बात से एक कंक्लूजन मेरे माइंड में निकल के आया, जो इन्होंने बोला, थॉमसन ने तो बताया था कि ये जितने भी पार्टिकल, यदि थॉमसन के अकॉर्डिंग यदि मैं यहां से अल्फा पार्टिकल भेजूं तो उसने तो बोला था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे वो सीड्स की फॉर्म में होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पूरे यूनिफॉर्म में, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्टिकल ऐसे निकल जाएंगे। मतलब ये जो 90 डिग्री 150 वो नहीं आना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ये है रदरफोर्ड ने बोला था मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे चले गए, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट तो एम्प्टी होना चाहिए। बट कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे 8000 में से जो 1 हुआ, 20,000 में जो 1 हुआ वो डेविएट हुए। तो 20,000 में से जो 1 था वो लगभग अपने पाथ को फिर से रिट्रेस कर दिया, 150 डिग्री के एंगल पर चला गया। मतलब ये कह सकते हैं ना सर कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये सीधे निकल गया ऑलमोस्ट, है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधे निकल। और 8000 में से वन केवल 8000 में से 1
ये कितना 90 डिग्री या उससे ज्यादा डेविएट हो गया, मतलब ये अगर हम कहें 90 डिग्री है तो यहाँ ज्यादा डेविएट हो गया, और लगभग 20,000 में से 20,000 में से वन अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा होगा, लगभग ऐसे ही वापस लौट गया, ऐसे गया और वो ऐसे लौट गया, यही सर इसका मतलब सर ये कंक्लूजन इसके माइंड में, रदरफोर्ड के माइंड में ये कंक्लूजन आना चाहिए गाइगर या मार्शन के माइंड में, क्योंकि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आया और वापस रिट्रेस कर गया, इसका मतलब उस अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वापस पीछे मुड़ गया, मतलब उसको बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन मिला होगा। एग्जैक्टली सर, मैं यही बोलना चाह रहा था। इसका मतलब ये कि बीच में कहीं ना कहीं इसको हाई रिपल्सिव फोर्स मिला होगा या हाई पॉजिटिव चार्ज मिला होगा। तो यहां से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था कि एटम का जो मैक्सिमम मास है या जो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और इस मॉडल को रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्लेनेटरी मॉडल। ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, जिसका जैसे लाइक सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सर, उसी तरह यहाँ पे ये न्यूक्लियस मान लिया उसने इसको क्या नाम दिया सर? न्यूक्लियस। उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया, और यहां से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अच्छा सर, हम इन दोनों मॉडल को अगर कंपेयर करें एक बार ब्रीफली, तो थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरी तरह से वॉल्यूम पे, और नेगेटिव चार्ज सीड्स की फॉर्म में है, प्लम पुडिंग, या हम एक प्लम पुडिंग को अगर हम कंसीडर कर ले तो उसकी बात करें, ठीक है। इट मींस अगर थॉमसन की बात सही थी तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाने चाहिए थे, पर एक्सपेरिमेंट ने ऐसा नहीं बताया। इट मींस थॉमसन की बात गलत थी। पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से यह पता लगा कि जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे उनमें से मैक्सिमम तो सीधे निकले, पर कुछ एक डेविएट हुए, कुछ हुए मोर देन 90 डिग्री से, कुछ मोर देन 150 डिग्री से। इट मींस उनको बहुत ज्यादा रिपल्शन मिल रहा होगा। कहां से? सेंटर से। और अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज, हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, +2e चार्ज होता है। जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर से बहुत ज्यादा उनको रिपल्शन मिला होगा। तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि किसी एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक स्मॉल रीजन में सिचुएटेड है। यस सर। उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस। यहां से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल सर। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया होगा केमिस्ट्री का पोर्शन। बिल्कुल सर। ओके सर, आप तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। यस सर, दोनों ने मिलकर समझाया। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, बिल्कुल सर, हमने समझा भी दिया। किसकी ऑब्जर्वेशन है? रदरफोर्ड। हमने समझा भी दिया हमने, तो एक बार ब्रीफली इसको डिस्कस कर लीजिए सर। पार्टिकल मस्ट बी गेटिंग डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग electric field which is possible only if all the positive charge and mass are placed in a tiny place and it was called nucleus। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ही था सर। क्योंकि वो जो 8,000 में से 1 या 20,000 में से 1 आ रहा था तो वो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, रिपल्शन के कारण आ रहा होगा। और वो रिपल्शन के कारण होगा तो उसके कारण ही बोला गया कि सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक स्मॉल रीजन में जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। ओके सर, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें। बिल्कुल सर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन तो लाइक सर, ये इसका रदरफोर्ड का सेंटेंस था। इट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड अ 15 इंच शेल। 15 इंच की बुलेट है एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कैम बैक एंड हिट यू। बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। एक पेपर है सर हमारे पास 15 सेंटीमीटर थिक, बहुत ही पतला पेपर है। उसके बाद हमने गन बुलेट फायर करी और बुलेट फिर से बुलेट वापस आ गई। ये वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे इनके साथ। ओके सर, ओके, आगे बढ़ा जाए सर। अब सर देखो, यहां से अपन न्यूमेरिकली अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमने अल्फा पार्टिकल भेजा था वो बिल्कुल आया और आके लगभग थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास है, वहां से रिट्रेस हो गया। तो यहां से अपन सर ऑलमोस्ट न्यूक्लियस की साइज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। और ऐसा बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूरा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। उसकी हेल्प से आप न्यूक्लियस की रेडियस की उसका साइज का पता लगा सकते हो। तो देखिए सर, मैं एक बार बता देता हूं। ये मान लीजिए ये एक अल्फा पार्टिकल है, समझना बेटा। इनिशियली ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI मैंने K मान रखी, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी से फेंका था वो ऑलमोस्ट थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसने ऑब्जर्वेशन में लिया था सर, ठीक है। इनिशियल मैंने मान लिया जो अल्फा पार्टिकल है और ये जो एटम का जो न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, N से डिनोट कर दो सर। बिल्कुल सर। इन दोनों के बीच, दोनों बहुत दूर हैं, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन लगभग इनफाइनाइट मान सकते हैं। बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। इसका मतलब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, UI, इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2
बाय आर, और ये आर बहुत ज्यादा लगभग इनफाइनाइट होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है ना, तो बच्चों ने? बिल्कुल सही, तो इलेक्ट्रोस्टैट इनिशियल में पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी सर मैं कितना मान सकता हूं? जीरो, बिल्कुल क्योंकि सर। आर लगभग इनफाइनाइट है। तो Infinite काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमें पता है, बिल्कुल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी Zero। हमको पता है जीरो है, बिल्कुल सर। यह इनिशियल। अब जब अल्फा पार्टिकल आ रहा था इस पाथ पे, अब आते आते जब ये यहां से मुड़ा होगा, तो जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल टर्न होता है उस इंस्टेंट पर स्पीड या वेलोसिटी अपन कितना मानते हैं? जीरो होगी। बिल्कुल मतलब सर। वो तेजी से आ रहा है और यहाँ आके वापस मुड़ उल्टा गया, आया है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि वो वहां रुक गया होगा। मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? Potential में। पोटेंशियल Potential energy, very good, इस sir। पॉइंट पर आके यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, बिल्कुल। यू आई, यू फाइनल सर, फाइनल final सर, energy, के Q1 Q2 बाय आर लिख दूं सर, बिल्कुल। और ये डिस्टेंस अपने आर माना, R। आर नॉट लिखा है सर, बिल्कुल, आर नॉट मतलब जहां पर वो रुका होगा, रेस्ट पे आया हाँ, होगा, जहां वो पर distance। रुकते ही वो मुड़ गया होगा, वो सेपरेशन। और इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर? ऑब्वियसली जीरो, जीरो, क्योंकि रुका है। बिल्कुल। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम जानते हैं कि यू आई प्लस के आई विल बी इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ठीक है सर? तो यू आई कितना मान रखा है सर? जीरो। के आई को अपन ने मान रखा था के। यू एफ कितना है सर? के Q1 Q2 बाई के के लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर नॉट, और के एफ कितना है? जीरो। तो यहां से क्या हम आर नॉट निकाल सकते हैं? ये बिल्कुल सर, ये यहां दे रखा है ना, बिल्कुल सर। तो यहां से आर नॉट की वैल्यू बच्चों आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय के, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमको पता ही है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Q1 है, अल्फा का चार्ज 2e और गोल्ड फॉइल का होता है +79e। तो यहां से अपन आर नॉट जब निकाला गया यहां से कैलकुलेट, तो आर नॉट के लगभग आई सर ऑलमोस्ट सर 4 × 10 की पावर -14 मीटर। देखो सर इतनी छोटी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस आर नॉट से हमको ये पता चल चुका है इस न्यूमेरिकल से कि जो न्यूक्लियस की साइज होगी या उसकी जो रेडियस होगी उसका ऑर्डर लगभग फर्मी ऑर्डर का ना, फर्मी ऑर्डर 10 की पावर, बहुत छोटा न्यूक्लियस है, छोटा है, इतना छोटा न्यूक्लियस है 10 की पावर -14 का, और इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर है सर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना है। और ऐसा देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि यदि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये न्यूक्लियस से लगभग 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 टाइम्स दूर थे। इतना दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर। इसका जो एटम की साइज का ऑर्डर वो न्यूक्लियस की साइज का ऑर्डर से थोड़ा एटम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एटम की साइज का जो ऑर्डर आया था यहां से कैलकुलेट होके वो लगभग आता है सर एंगस्ट्रॉम या 10 की पावर -10 मीटर के आसपास। तो ये 10 पावर -10 मीटर तो हमारे पास ऑर्डर आया एटम की साइज का, और 10 पावर -14 या 15 ऑर्डर आया किसके लिए? न्यूक्लियस की साइज का। बिल्कुल सर। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये देखे कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और हमारे पास ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये ऐसे ऐसे आते आते ये वापस इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही होगी और वो सारी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने इस पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वट करवा दिया? काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही, एनर्जी कंजर्व करवा दी गई, उससे अपने आर निकाल लिया। बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ा जाए सर इससे, यहाँ से तो अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट, अगर हम बात करें न्यूक्लियस, जैसे रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच से रेडियस की बात करी, आर नॉट निकाला, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी कर दी। तो न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम उसको देखना चाहते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस। बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो हमारे पास न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स जेड ए से किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर अगर हम बात करें एक्स क्या है? एलिमेंट सिंबल, जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल। जैसे कॉपर है तो Cu लिख देंगे, यही करने वाले। आयरन है तो Fe लिख दिया जाएगा। बिल्कुल सर। ये किसी एलिमेंट के सिंबल को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर को हम लिख सकते हैं कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ये लिखा जाता है सर। तो हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन कैसे रिप्रेजेंट करें? जेड एमपी। ओके, या सिंपल अभी नंबर ऑफ यही ना। और न्यूट्रॉन्स को नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हम एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर Z क्या है अगर उसके बारे में बात करें तो Z है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एलिमेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन जो केमिस्ट्री में तो ये बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। क्या सर हम इस एक को सर नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कि किसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है क्या present उसके बारे में हम आगे बात करें पहले ना। तो हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हम Z को प्रोटॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन्स को या तो N से रिप्रेजेंट करें, ये न्यूट्रॉन्स अगर रिप्रेजेंट करें तो या तो N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या A-Z। यहां से लिख सकते हैं ना, न्यूट्रॉन्स का लिख सकते हैं N इक्वल्स टू A-Z। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी रिजल्ट से हमारे पास न्यूट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम अगर किसी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है उसको पहले देखें आप। क्या पाया जाता है सर न्यूक्लियस के अंदर? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जिनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे, यस सर, बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं और प्रोटॉन्स होंगे। बिल्कुल सर, कितने भी हो सकते हैं ना नंबर, इनका कोई ऐसा तो कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये क्या कहलाते हैं? These are the nucleons। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। These are the nucleons। तो हम इन न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A से। बिल्कुल सर। ए क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। यही सर आप कहना चाह Yes, रहे थे ना कि हम यहाँ पर ए को क्या बोल सकते हैं? तो हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, मतलब किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को। बिल्कुल, दोनों के सम को ना। Yes, ओके, तो इसको हटा दिया जाए सर। यस सर, बिल्कुल। तो हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हम यहां पे न्यूक्लियस को आपस में अगर कंपेयर करना चाहे तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा आइसोटोप्स, आइसोटॉन्स, आइसोबार, बहुत बेसिक टॉपिक है। तो एक बार ब्रीफली सर इसको डिस्कस करेंगे सर। बिल्कुल सर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आइसोटोप की। तो आइसोटोप आपको पता है, आइसो का मतलब होता है सेम, बिल्कुल। टॉप्स मतलब जनरली प्लेसेस बोलते हैं। सेम प्लेस पर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो आइसोटॉप्स के बारे में बता रखा है, सेम एलिमेंट होंगे क्योंकि सेम प्लेस पर आए, डिफरेंट मास नंबर, बट इनके पास मास नंबर डिफरेंट होंगे। सेम प्लेस पर होंगे लेकिन इनका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेट फॉर एग्जांपल, मतलब जेड सेम होगा। जेड सेम होगा, बिल्कुल सर। 6C12, 6C14, तो यहाँ पे सबका जेड क्या है? सेम, बट इनका सबका मास नंबर क्या है सर? अलग अलग। उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स बेटा। अब बात करते हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स मतलब टॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब A-Z सेम होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो यहाँ कह सकते हैं ना कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A-Z, सेम A-Z, ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सर। तो जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या सेम A-Z होता है उनको अपन बोलते हैं आइसोटॉन्स, ठीक है। और ये जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन ले रखा है, कार्बन ले रखा है। ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16-8। और कार्बन के अंदर कितने हैं? 14-6, 8 है। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उनको अपन बोलते हैं बेटा आइसोटॉन्स। एंड लास्ट है आइसोबार्स। बार को मैं हिंदी में सर जनरली बाहर से आता हूं, बिल्कुल। और बाहर का एटॉमिक मास याद रखने का तरीका है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो ये एलिमेंट क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन उनके मास नंबर क्या होगा सर? सेम होगा। मतलब ए की वैल्यू सेम होगी ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 14। यहाँ भी क्या है? ए की वैल्यू 14। तो इन थ्योरी के बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट को पहचान सकते हैं कि वो आइसोबार होगा या वो आइसोटोन होगा या वो आइसोटॉप। एक सिंपल सा और कंसेप्ट, तो थोड़ा बस सिली कंसेप्ट है थोड़ा सा, कि अगर आपको इनमें कंफ्यूजन होती है तो जैसे आइसोटॉप्स, आइसोटॉप सेम प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पी, प्रोटॉन्स, राइट। बिल्कुल सर। आइसोटॉन मतलब न्यूट्रॉन, बिल्कुल सर, राइट। और ऐसे आइसोबार मतलब बाहर सेम नंबर ए। तो इससे आप उसको देख सकते हो कि अगर जैसे पी टॉप्स आ रहा है, पी आ रहा है तो प्रोटॉन सेम होंगे, एन आ रहा है तो न्यूट्रॉन सेम होंगे, ए आ रहा है तो एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। सिंपल सा एक कांसेप्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया है, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स इसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम ये बताते हैं, उससे इजीली इसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ओके, आगे बढ़ा जाए सर। बिल्कुल सर, आगे बढ़ा।